लोग कहते हैं इतना वर्षों साल पुराना ये शहर है बनारस। ये इश्क, ये मुश्क और ये परेशानियों को छोड़िए, काशी के घाट जाइए और गंगा नहाइए। आपका क्या रूटीन होगा सुबह से लेकर के शाम तक खाने पीने में? घाट पे आप 2 बजे बैठिए, कभी रात में 2 बजे जब बैठेंगे, जो गंगा नदी की जो लहरों की आवाज है, जो शांति है वहाँ पे, वो शांति एक अलग ही शांति। मणिकर्णिका घाट की बात अगर हम करते तो उसका फिर से रिकंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, तो लोग परेशान या खुश है वहाँ पे? जब आपको दिल्ली, बम्बई, पुणे, बेंगलोर में इंफ्रा में चेंजेस अच्छे लग रहे हैं, तो आपको बनारस में इंफ्रा अगर चेंजेस हो रहे हैं तो उसमें कोई गलत बात नहीं। ये धर्म की आस्था है वहाँ पे, तो उनको भी हटाना क्या ये सही है? हम बस आपसे ये कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा बिल मत लाइए जिससे हमारे और आपसी लोगों में कोई कलेश हो। कई बिल हमारे देश में आए थे जिसको वापस भी लिए गए थे। थाने में गया, मैं आपके खिलाफ कंप्लेन लिखवाया, आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई। इंक्वायरी होने के बाद पता चला कि भाई साहब उस दिन तो आप घर में बैठे थे, आपने कुछ किया ही नहीं, लेकिन थानेदार मुझसे कुछ नहीं पूछेगा। इस देश में हिंदू राष्ट्र की क्यों डेफिनेशन और क्यों इतना प्रचलन चल रहा है? कलकत्ता में जब 1946 से 47 के बीच में जब दंगे हुए, 20 से 30 हजार लोग मारे गए थे। गोपाल पाठा ने मोर्चा संभाला, उसने भी मारकाट मचाई। महात्मा गांधी गए वहाँ पे, आप अपने जितने भी हथियार उसको सरेंडर कर। गोपाल पाठा ने पूछा मैं रख तो दूंगा, लेकिन एक बात बताइए, हिंदू महिलाओं के साथ जिस तरीके से नग्न करके मारा जा रहा है, हिंदुओं को काटा जा रहा है, उस कंडीशन में उन्हें कैसे अपनी रक्षा करनी है, उसके लिए क्या प्लान है आपका? नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल मिनट्स ऑन माउंटेन में, और मैं आपका अपना होस्ट उदित शर्मा। आज फिर एक ऐसे शख्स के साथ में मैं आया हूं आपके शो पे, आप लोगों को बताने के लिए। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी जगह की जहां से हमारे देश की राजनीति की दिशा तय होती है, और उस जगह का नाम बनारस है। तो हम आगे चलेंगे और जिन शख्स से मैं मिलवाऊंगा वो उसी जगह से ही ताल्लुकात रखते हैं, उनकी कर्म भूमि, उनकी जन्म भूमि वो बनारस है, और हमारे देश की जो मुख्य धारा की पार्टी है उनका भी समर्थन बखूबी करते हैं, जिन्होंने कई समाज सेवा भी करे हैं। और मैं आप लोगों को मिलवाना चाहूँगा मिस्टर विवेक सिंह जी से। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। भाई। तो विवेक जी, आप थोड़ा अपने बारे में बताएंगे कि आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई और बनारस से कैसे जुड़े हुए हैं, और क्या बता सकते हैं बनारस के बारे में? देखिए, बनारस में तो मेरी पैदाइश है, मेरा अपना घर है बनारस में। हाँ जी। और बनारस में हमारी स्कूलिंग यूपी कॉलेज से हुई। अच्छा। उदय प्रताप कॉलेज से, ओके। जो कि एक समय पे क्षत्रिय कॉलेज कहा जाता था। किंग्स जी। कॉलेज के नाम से फेमस है। कई फिल्मों की, कई शूटिंग, मिर्जापुर वगैरह की सीरीज़ की शूटिंग अच्छा, वही बनारस में ही? मोस्टली वहीं पे हुई। तो वहाँ पे स्कूलिंग हुई, और वहाँ से पढ़ाई करने के बाद फिर फादर ने हमें ग्रेटर नोएडा भेजा। अच्छा। कि आगे की पढ़ाई पूरी करो जी। फिर वहाँ तक 2006 में मैं यहाँ पे आया। 2006 से पहले की पूरी ज़िंदगी हमारी बनारस में रही। अरे वाह। और जब यहाँ पे आया तो यहाँ से जो हमारी एजुकेशन हुई उसमें सब कंप्लीट किया मैंने। कंप्लीट करने के बाद उसमें MBA किया, LLB किया मैंने, MCA किया मैंने। आप लोगों के आशीर्वाद से 2027 तक PhD भी पूरी हो जाएगी। अरे वाह, बहुत ही अच्छी बात है जी। करीब 16 साल का IT का एक्सपीरियंस रहा मेरा। तो बनारस अपना घर है। हर एक फेस्टिवल पे कोशिश यही करता हूँ कि मैं बनारस जाऊँ। हाँ और बिल्कुल। जब मैं बनारस जाता हूँ तो वहाँ के घाट पे बैठने के लिए और अपने दोस्तों के साथ अपना टाइम एक्सपेंड करने के लिए मैं पूरी कोशिश करता हूँ। जी, अपने जड़ों से जुड़े रहने जड़ों के से लिए। जुड़े, मतलब आज भी अगर मैं बनारस जाऊँ, अगर हमारे मित्रों को पता चल जाता है कि मैं बनारस आने वाला हूँ, तो वो हमारा एक टाइम टेबल बना देते हैं। अच्छा। टाइम टेबल बना देते हैं कि जैसे सैटरडे और ट्यूसडे को ये नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो एक दिन बाटी चोखा, एक दिन फिश का प्रोग्राम, एक दिन चिकन का, एक दिन मटन का। मैं अवॉइड ही करता हूँ। हाँ। लेकिन उनका टाइम टेबल शेड्यूल हमारे साथ तय हो जाता है, पहले से सारी प्लानिंग तय हो जाता है कि भाई इतना टाइम तुम्हें घर पे देना है, इतना हम लोग के साथ देना है। बिल्कुल। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि एक तरफ तो बनारस की कहानियाँ चलेंगी, दूसरी तरफ राजनीतिक मुद्दे और जो मुख्य धारा की पार्टी है उनसे जुड़े हुए जो सपोर्टर्स के सवाल होते हैं वो भी यहाँ पे पूछे जाएंगे। खुल के यहाँ पे बातचीत होगी, और हो सकता है कुछ मुद्दों पे बहस भी हो जाए, तो बहुत मज़ा आने वाला है। आप बने रहो, सब्सक्राइब भी कर दो साथ के साथ में। आगे अगर हम जुड़ेंगे तो सबसे पहले मैंने बोला कि बनारस जो है एक, वहाँ से हमारी राजनीति की दिशा तय होती है। बिल्कुल। तो ये कहाँ से शुरुआत हुई? आज से शुरुआत थी, ये कई वर्षों से शुरुआत थी, ये कैसे? और जब से या फिर मोदी जी वहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने तब सब कुछ चेंज हुआ? देखिए, ये आध्यात्म का शहर है। बिल्कुल। अगर आप बुकिश नॉलेज पे जाएं तो 3000 साल पुराना, मैं मानता हूँ कि अगर आप पूरे इतिहास में जाएं तो 6000 साल पुराना शहर है। हाँ जी। ये एक ऐसा शहर है जहाँ पे लोग झुकने और डुबकी लगाने आते हैं, डूबने आते हैं। मैं कह सकता हूँ कि हर आदमी जो आता है वो झुक के ही आता है और एक अलग फिलॉसफी लेके जाता है।
हाँ, और वहाँ पे लोग कहते हैं कि जीवित रहते भी लोग डुबकी लगाना चाहते हैं और मृत्यु के बाद भी लोग डुबकी लगाना चाहते हैं। एक कस्टम है वहाँ पे, बिल्कुल, उस बिल्कुल। कस्टम को फॉलो करते हैं। जी, तो वो एक शहर है, शहर में आपको अगर शांति चाहिए 4:30 बजे सुबह से दिनचर्या स्टार्ट होती है। हाँ, 4:30 बजे से आपको वहाँ पे गंगा में जाइए, डुबकी लगाइए। और एक हमारे शुक्ला जी का एक शेर है, अपना खुदा बनाइए, गंगा नहाइए, वाह! अपने करीब आइए, मतलब अपने ही करीब आइए, अपने खुद आप को से समझिए समझिए, और हाँ। गंगा नहाइए। हुँ, ये इश्क, ये मुश्क और ये परेशानियों को छोड़िए, काशी के घाट जाइए और गंगा नहाइए। वाह! क्या बात है। नहीं, बहुत ही अच्छी बात कही है ये वाली बात। तो एक वहाँ पे एक कस्टम है कि 4:30 बजे आप उठिए, जाके वहाँ पे नहाइए, नहाने के बाद वहाँ पे जाके दर्शन करिए, पूजा करिए, पूजा करने के बाद बढ़िया एक चाय पीजिए। वाह! चाय पीने के बाद अगर आपके साथ कोई नहीं भी है, तो हाँ, वहाँ के लोकल लोगों के साथ आप बैठ के बात करेंगे तो आपको कोई भी ऐसा अननोन जैसी फीलिंग नहीं आएगी। बहुत मज़ा आता आप है। रिलैक्स होके वहाँ बात करिए, कोई भी किसी भी मुद्दे पे आप बात करना चाहिए, तो आप वहाँ बात करिए। हर एक चौराहे पे आपको चाय की कल्लू की दुकान मिल जाएगी, बिल्कुल, बिल्कुल। जहाँ पे फ़ेमस चाय मिलेगी आपको, चाहे आप लेमन की चाय पीना चाहें, चाहे दूध की चाय पीना चाहें, पीजिए। अच्छा, वहाँ के एक से एक खाने की चीज़ें हैं, चाय से लेके, पान से लेके, मलियों से लेके, लौंगलते से लेके, मिठाई से लेके, जो आप कहाँ कचौड़ी पूड़ी से लेके, सब देसी घी का आपको आइटम मिलेगा। लोग 5 स्टार होटल ताज में रुकते हैं, लेकिन उसके अपोज़िट में जाके सुबह सुबह-सुबह कचौड़ी चाय सब्ज़ी पीते, खाते हैं, कचौड़ी। जलेबी खाते हैं, रबड़ी खाते हैं। ये हाँ, वहाँ का कस्टम है। बिल्कुल। तो आपका वहाँ पे क्या, अगर मैं कहूँगा कि एक दिन का रूटीन है और आप वहाँ पे गए और आप अकेले हैं, हाँ। खुद से जानने के लिए गए, तो आपका क्या रूटीन होगा सुबह से लेकर के शाम तक खाने-पीने में? थोड़ा-सा व्यूअर्स को बताएँ। अगर बनारस में पहुंचा तो जाने के बाद तो सबसे पहले मैं वेट करूंगा कि मेरा दिनचर्या यहाँ से स्टार्ट हो, घर पे थोड़ा सेट हुआ, सेट होने के बाद सुबह मॉर्निंग, अगर मैं शाम को पहुंचा तो शाम को मैं घाट पे जरूर जाऊंगा। घाट और घाट पे आप 2 बजे बैठिए कभी रात में। आपको लगेगा अच्छा, 2 बजे क्यों बैठे हैं? 2 बजे जब बैठेंगे, जो गंगा नदी की जो लहरों की आवाज़ है, जो शांति है वहाँ पे, वो शांति एक अलग ही शांति है। आप वहाँ पे, वहाँ की फ़िलॉसफ़ी अलग है, वहाँ का जो कल्चर है, जो वहाँ का कस्टम है, वो डिफरेंट है, वो काफ़ी कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। वहाँ आप ज़िंदगी में अपनी सच्चाई, अपने लाइफ़ की सच्चाई को आप जान लेंगे, यही सच है। आप कहीं भी चले जाइए, आपको वापस आना है। वहाँ पे समय की ऐसी कोई भाग-दौड़ नहीं होती कि आप समय के पीछे भाग रहे हैं। आपको पता है, कहीं भी चले जाइए, वापस आपको यहीं आना है, यही आना यहीं है। आना है। और ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे भी जो आपने कहा कि खुद को अगर किसी इंसान को जानना है, तो बनारस से अच्छा कुछ नहीं है कुछ उसके नहीं। लिए। वहाँ पे सिलेबस ही स्टार्ट होता है मणिकर्णिका घाट से, कि आप अच्छा, कितने भी बड़े हो जाइए, चाहे आप राजा ही कहीं के किंग क्यों ना हो, हाँ, आपको वापस जब आना है तो यहीं पे सबको मिल जाना है और यहीं से आपका नेक्स्ट लेवल ऑफ कस्टम आपका स्टार्ट होगा। जिसे अच्छा, हमारे हिंदू धर्म में पुनर्जन्म कहते हैं, पुनर्जन्म पुनर्जन्म कहते हैं। कहते हैं। तो नेक्स्ट लेवल आपका वहीं से स्टार्ट होगा। तो बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के पीछे भागते मत रहिए, आपको वापस वहीं आना है। उतना ही वही है। भागिए जितने में आपको मज़ा आए, जितने में आपको सुकून मिले। आप अपने माँ-बाप को थोड़ा समय दे सकें, बीवी-बच्चों को, भाई-बहनों को समय दे सकें और कुछ समय अपने दोस्तों के साथ बिता सकें। बिल्कुल। अब मैं आपसे अगर एक ही सवाल पूछता हूँ कि लोग कहते हैं इतना वर्षों साल पुराना ये शहर है और बहुत हमारे ग्रंथों में और पुराणों में इसका ज़िक्र है हुँ, हुँ। बनारस का। लेकिन आज भी अगर मैं थोड़ा इसको राजनीतिक मुद्दे की तरफ जोड़ूँ, रात को आपने कहा 2 बजे घाट पे बैठ सकते हैं। मणिकर्णिका घाट की बात अगर हम करते हैं तो उसका फिर से जो कहते हैं कि रिकंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। हुँ, हुँ। तो वो पुरानी आध्यात्मिक चीज़ों को हटा करके नई चीज़ें लाई जा रही है, या फिर ये इंफ्रास्ट्रक्चर नया बनाया जा रहा है बनारस में? राजनीतिक मुद्दों की तरफ से अगर देखें तो ये चीज़ें कागज़ों पे हो रही है, हकीकत में हो रही है और लोग परेशान या खुश हैं वहाँ पे बनारस में? देखिए, आपको एक मैं छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जब दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर बना, जब हुँ, वहाँ पे लैंड था, तो लोगों को लग रहा था कि ये क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, क्यों बन रहा है, रीज़न क्या है? आज बनने के बाद लोगों को लगता है बड़ी अच्छी चीज़ बन गई, बहुत अच्छा चीज़ हो गया। हाँ जी। तो इंफ्रा में चेंजेस तो होने चाहिए। अच्छा, जब आपको दिल्ली, बम्बई, पुणे, बैंगलोर में इंफ्रा में चेंजेस अच्छे लग रहे हैं, तो आपको बनारस में इंफ्रा अगर चेंजेस हो रहे हैं तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। पहले एक हुँ, टाइम था कि महिलाएँ जो साउथ से आती हैं या फिर जो हमारे नॉर्थ के जितने लोग हैं, वो गलियों से जाते थे, एक हमारा कल्चर था, उस गलियों से ठीक जाते है। थे, वहाँ से साँड़ भी आ रहे हैं महादेव और उसी रास्ते में आप जा रहे हैं, आपको लगता है काश ये थोड़ी-सी और चौड़ी होती कि लोग हुँ, आराम से चले जाएँ और आराम से चले आएँ। ठीक है। उनके अभी पर्पज़ से आप देखेंगे तो अगर आप दर्शन करने जा रहे हैं, आपको अलग-अलग डोर मिल गया जाने के लिए। आप ऑनलाइन सबसे बेस्ट इस समय है कि आप ऑनलाइन बुकिंग करिए अपनी और जी, रसीद आपको मिलेगी। आप उस गेट से जहाँ से पेमेंट आप जो पेई गेट है उससे आप आराम से आप जा सकते हैं। आपको लाइन लगाना है तो पुरानी गली से आप जा सकते हैं। आपके पास समय नहीं है, आप देश के प्रेसिडेंट हैं, प्रधानमंत्री, एक वीआईपी गेट बना हुआ है। वहाँ से आप जाइए, दर्शन करके आप चले आइए। जैसे आपके पास समय है, जैसे आपके समय की वैल्यू को आपको देना है, उस हिसाब से आप उस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। कॉरिडोर बन गया वहाँ पे शांति, अब अंदर-अंदर से आप गंगा घाट तक जा सकते हैं।
हाँ। वो एक अलग व्यू है। तो ठीक है। अगल बगल के लोग, जाहिर सी बात है, आपने देखा होगा कि जहाँ पे लोगों को हटाया जाता है बुरा लगता है कि हमारे घर तोड़े जा रहे हैं, ये वो। ऐसा नहीं है, सबको कंपनसेशन दिया गवर्नमेंट ने, और उस जगह को जो कब्जा किया था उसको थोड़ा और बड़ा किया, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, ये अच्छी बात है। अच्छा, वो एक शहरीकरण का पार्ट है, लेकिन शहरीकरण का पार्ट है। लेकिन हमने कई वीडियोस में भी देखा है और काफ़ी सोशल मीडिया में भी वो चीज़ें दिखी कि पुरातन मंदिर थे, उन मंदिरों का भी वहाँ पे उन्होंने तोड़ा गया। वहाँ पे उस चीज़ों को देख के लगता है कि जो मूर्तियाँ लगी हुई थी, जो पुराने लोग देखते थे, ये धर्म की आस्था है वहाँ पे, तो उनको भी हटाना, क्या ये सही है? देखिए, धर्म की आस्था है। आप अगर काशी विश्वनाथ मंदिर के नाम से अगर आप जा रहे हैं वहाँ दर्शन करने, तो आपका सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है कि बाबा विश्वनाथ का आपको दर्शन मिल जाए। बिल्कुल सही लेकिन अगर एक बात बताइए कि अगर आपको रास्ते में या कहीं अगल बगल 5 साल बाद, 6 साल बाद आपको लगा कि छोटा सा टेम्पल बन गया, वो भी रास्ता बंद हो गया, उसके आपके बगल से जाना है, फिर वहाँ भी किसी ने बना लिया, वहाँ भी 2-4 लोग बैठ के पूजा कर रहे हैं, ठीक है, उनकी अपनी आस्था है, उसका पूरा रिस्पेक्ट है, सम्मान है। लेकिन अगर आप इस तरीके से चीज़ों को ऑक्यूपाई करते चले जाएंगे, तो रास्ता, जगह आज ये है, फिर उसके बाद आप सोचिए आने वाली, उसके लिए भी सोचिए जो आपकी 1000 साल बाद, 500 साल बाद, इवन 100 साल बाद, 50 साल बाद जो भी नई जनरेशन आ रही है, उसके लिए भी तो आपको सोचना पड़ेगा। आपका कहने का मतलब ये है कि उस जगह का महत्व तो बहुत है, ना कि वहाँ की मटेरियल चीज़ों का इतना। जगह का महत्व ऐसा नहीं है, मतलब अगल बगल की जो चीज़ें जो कब्जा हो गई थी, कब्जा हो गई जो कि नहीं होना चाहिए था, अच्छा। पेपर में उनके पास नहीं थे डॉक्यूमेंट, उन्होंने जब उनसे डॉक्यूमेंट मांगा गया, पेपर पे बात हुई, तो 1 जनरेशन 2 जनरेशन से वो रह रहे हैं, ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंटेशन उनके पास नहीं था, कोई रजिस्ट्री नहीं थी उनके पास। अच्छा। तो आप बताइए, आप हमारे देश के संविधान को आप मानते हैं, आप कोर्ट को की सीमाओं को सब कुछ मांगते हैं, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, अगर आपने रजिस्ट्री नहीं कराई, सिर्फ 2 जनरेशन 3 जनरेशन से रह रहे हैं आप, तो उस जगह पे आपको कंपनसेशन देके कहीं पे और शिफ्ट करना क्या गलत है इसमें? नहीं, बिल्कुल कोई गलत नहीं है उसमें, और अच्छा ही है हमारे आने वाले जनरेशन के लिए, खुल के लोगों को और पता चलेगा उसके बारे में, लोग आएंगे, टूरिज्म बढ़ेगा। हाँ, टूरिज्म बढ़ेगा, लोग उस वहाँ तक जाना चाहते हैं। ऐसा ना हो कि एक मैसेज स्प्रेड हो कि नहीं, वहाँ जाने पे बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है, किसी के घुटने टूट गए, किसी को चोट लग गया, किसी को कुछ हो गया, क्योंकि दिन पर दिन हमारी जनरेशन बढ़ती जा रही है। है। अब हम आज के रेट में 1.4 बिलियन हो गए, जी। हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, तो उसके हिसाब से आपको प्लानिंग बनानी पड़ेगी। जो आपका मेन ऐसा कोर एरिया है, उस कोर एरिया के बारे में आपको सोचना पड़ेगा, जी। और ये हर जगह होता है, हाँ, हर जगह होता है, ठीक है, बिल्कुल। तो हर एक कंट्री में होता है। जी, बनारस में मोदी जी को भगवान मानते हैं, क्या ये सच है? देखिए, मोदी जी को भगवान नहीं मानते। हाँ, एक समय जरूर था जब लोग त्रस्त हो गए थे। आपको याद होगा कांग्रेस के समय में कोल घोटाला से लेके पाताल से लेके लोगों आकाश तक सारे घोटाले चल रहे थे, लोग त्रस्त थे, लोगों, कांग्रेस की जवाबदेही नहीं बन रही थी, तो लोगों को एक नया चेंजेस चाहिए था लाइफ, चेंज चाहिए तो बिल्कुल एक चेंज चाहिए था। वो चेंजेस हुए लोगों के, तो लोगों का एक कंसेप्ट था कि अगर मोदी जी खराऊ भी आप ला के रख दीजिए तो हम उनको वोट देंगे और जिता देंगे। वो हाँ, ये concept मैंने था। भी सुना है, बिल्कुल। हाँ। जी जी जी। फिर उसके बाद इस समय थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा मामला, बिकॉज ऑफ यूजीसी बिल। अच्छा, तो यूजीसी बिल, जी। उसके चलते काफ़ी लोग नाराज हैं, ओके। और इस चीज़ पे हमारे प्रधानमंत्री, हमारे बाकी जितने लोग जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, इन लोग को, धर्मेंद्र प्रधान जी, इन लोग को सोचना चाहिए कि आप इस तरीके से जो आप एक पूरे राष्ट्र को एकत्रित करने की बात कर रहे थे, इकट्ठे करने की बात कर रहे थे, जी। तो एक ऐसे बिल की जिसकी डिमांड नहीं है, उस बिल को लाने की जरूरत क्या थी? आप लोग उस पर बात करने में इतना डरते क्यों हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बेटे को रिजर्वेशन क्यों चाहिए? एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बेटे को रिजर्वेशन क्यों चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं आपको एक बता रहा हूँ बड़ी अच्छी बात, कि दिल्ली के सुलभ शौचालय में चले जाइए। सुलभ शौचालय में कई एनजीओ चलाते हैं सुलभ शौचालय, ठीक है, सारे मोस्टली आपको 40%, 45% आपको जनरल कास्ट वाले मिलेंगे। ठीक है राजपूत, ब्राह्मण, जाट जितने हैं वहाँ पे, हाँ। बनिया, सब वहाँ पे सुलभ शौचालय में काम कर रहे हैं। जी। तो उनकी भी तो कोई मजबूरी होगी हाँ, कि सुलभ शौचालय में अगर वो काम कर रहे हैं। आप दिल्ली मजबूरी, के रेलवे आर्थिक। स्टेशन में चले जाइए, बिल्कुल जो सही जितने बात है। कुली हैं, आप उनसे पूछिए किस बिरादरी से, किस धर्म से आते हैं, जी। तो उनको रिजर्वेशन नहीं चाहिए, उनकी फैमिली नहीं, उनके बच्चों को बच्चा नहीं समझा जाएगा, उनके लिए भी तो सोचना चाहिए आपको। तो जो अब इस सिस्टम को जो जरूरतमंद है जी। उसको रिजर्वेशन दीजिए, बिल्कुल दीजिए, और जब तक उसकी जरूरतें सुधर न जाएं, जब तक नहीं, जब तक उसकी मतलब हालिया जिंदगी सुधर न जाए, तब तक उसको रिजर्वेशन बिल्कुल मिलना चाहिए, ठीक है, सपोर्ट मिलना चाहिए, सपोर्ट मिलना चाहिए। लेकिन जिसकी स्थिति अच्छी हो चुकी है, हाँ, जो बढ़िया लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं, उनको रिजर्वेशन क्यों चाहिए? इस पे कोई बात करने से लोग डरते हैं। इस बिल का मुद्दा आया था और आप सब लोग भी सहमत होंगे, और मैं, कुछ लोग सहमत होंगे, कुछ लोग नहीं भी होंगे, हर तरह के लोग हैं। जैसे आज के टाइम पे कहते हैं कि आप, आधे से ज़्यादा व्यूवर्स हमारे सपोर्ट में और कुछ खिलाफ में है। इससे पहले भी कई बिल हमारे देश में आए थे जिसको वापस भी लिए गए थे। आपको मैं एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ। हाँ, बिल्कुल। जब हमने अपना करियर स्टार्ट किया था जी। और मैं बनारस से चला था और यहाँ पे आया, जब हमारे पेरेंट्स ने भेजा कि जाओ
मेन एजुकेशन के लिए भेजा, तो उन्हें पता था कि अगर बच्चा अगर एजुकेशन अच्छी ले लेगा तो कुछ ना कुछ अच्छा करेगा ही। ठीक है। हम लोग उस परिवार से आते हैं जहाँ पे दूसरी तीसरी किसी सम्राट परिवार से तो आते नहीं हैं, हाँ बिल्कुल। किसी मुगल फैमिली से तो आते हाँ। नहीं है कि कोई बहुत बड़ा नुकसान होगा, नाम खराब होगा। पढ़ाई करने के बाद छोटे लेवल से अपना अपना आदमी करियर स्टार्ट करता है। हाँ तो जब वहाँ से हमने स्टार्ट किया तो उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और स्टेट में समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट थी। बिल्कुल। उस समय भी हमें कोई साथ नहीं मिला हाँ। और आज भी कोई हम साथ नहीं मांग रहे हैं। हम बस आपसे ये कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा बिल मत लाइए जिससे हमारे और आपसी लोगों में कोई कलेश हो। ठीक है। सौहार्द के साथ अगर हम रह रहे हैं, अच्छे तरीके से रह रहे हैं, एक राष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो ऐसे मैं क्या बोलूँगा, धर्मेंद्र प्रधान को तो मैं मतलब एजुकेशन मिनिस्टर में आपको अच्छा एग्जांपल देता हूँ। इसके पहले प्रकाश जावड़ेकर जी थे एजुकेशन मिनिस्टर। हमारे जो 2 मित्र थे जर्मनी से आए थे, वो साइंटिस्ट हैं। अच्छा। उन्होंने कहा सब अपना एजुकेशन कंप्लीट किया, किसके अंडर में किया? लालजी सिंह अंडर में कंप्लीट किया। लालजी सिंह कौन थे? हिंदुस्तान के पहले डीएनए साइंटिस्ट थे, जो कि बीएचयू के वाइस चांसलर है। ओके। और वो फिर जेन्यू से उन सबों ने पढ़ाई करी। पढ़ाई करने के बाद जर्मनी गए, जर्मनी में साइंटिस्ट हुए। इस समय फ्रांस की एक अच्छी यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर है। तो उसने बोला प्रकाश जावड़ेकर जी से हमें मिलना है। तो हमने अपॉइंटमेंट फिक्स किया, जो भी हमारे रेफरेंसेज है हमने अपॉइंटमेंट फिक्स किया। तो फिक्स करने के बाद हमने इंट्रोडक्शन दिया। अब इंट्रोडक्शन में ये तो मैं बोलूंगा नहीं कि वो गोरा है कि काला है कि सांवला है कि क्या है, गेहुआ है। हाँ। तो मैंने बोला जर्मनी से आ रहे हैं, ये साइंटिस्ट ये मिलना चाहते हैं, नाम भी मैंने नोट करवाया। प्रकाश जावड़ेकर जी मिलने के बाद वो मेरे पास प्रूफ भी है आज। उन्होंने पहला स्टेटमेंट दिया, अरे ये तो इंडियन है, ये कहाँ से जर्मन लग रहे हैं। हाँ। तो हमने कहा मतलब इसकी क्या डिफिनेशन है? और क्या मतलब क्या डिफिनेशन? नीली आंखें होनी चाहिए, गोरी स्किन होनी चाहिए, ये डिफिनेशन होती है क्या? आपको तो प्राउड फील करना चाहिए। अच्छा, हमारे 2 बच्चे वहाँ पे जर्मनी में साइंटिस्ट हैं। तो उन सबों को वो अटेंशन जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। वो चेहरे में शॉकिंग था वो। तो अब ये अपने धर्मेंद्र प्रधान जी एजुकेशन में, अरे भाई ड्राफ्टिंग बनाने के पहले आपने एक बार भी देखा नहीं क्या ड्राफ्टिंग बना रहे हैं? मतलब आप सोचिए किसी कमेटी में एक्शन लेंगे, लेकिन उस कमेटी में जो अगर जानबूझ के गलत तरीके से अगर आपके ऊपर कंप्लेंट डाला है तो मेरे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अच्छा। आपको बड़ा मोटा मोटा एक रॉ मैन में आपको एग्जांपल देता हूँ। थाने में गया, मैं आपके खिलाफ कंप्लेंट लिखवाया, आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई। ठीक है। इंक्वायरी होने के बाद पता चला कि भाई साहब उस दिन तो आप घर में बैठे थे, आपने कुछ किया ही नहीं। लेकिन थानेदार मुझसे कुछ नहीं पूछेगा कि तुमने गलत कंप्लेंट क्यों लिखवाई। बिल्कुल। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। दिल्ली इसकी हेड ऑफिस है, एजुकेशन मिनिस्ट्री में आता है, यूजीसी। अच्छा। और इसके करीब 6 रीजनल ऑफिसेज हैं, जिसमें बेंगलोर है, पुणे है, कलकत्ता है। ओके। और भोपाल है, एक शहर में बोल रहा हूँ। हाँ। अब इसमें आपने बिल लगाया, बिल लगाने के बाद किसी से डिस्कस नहीं किया, पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं किया। अच्छा, बाकी भी पार्टी वाले इसमें शांत हैं, नहीं बोलना चाहते। मैंने ये भी चीज नोट करी है इसमें भी, लेकिन आई अपोजिशन हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि किसी भी जो एसटी एससी या किसी भी कास्ट या किसी के साथ भी कोई भी बदसलूकी हो रही है तो उस पर एक्शन लेना चाहिए, इस पर कोई कार्रवाई करिए, कोई इस पर रूल बनाइए, कोई नियम बनाइए। उन्होंने ये नहीं बोला था कि कोई कमेटी बनाइए, उस कमेटी में जनरल कास्ट के लोग नहीं रहेंगे, सिर्फ एसटी एससी या ओबीसी के लोग रहेंगे। लेकिन अगर वो झूठ मूठ का कोई कंप्लेंट डालेंगे उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन जनरल कास्ट का कोई भी सुनवाई वहां पे नहीं होगी। वो खुद अपने आप को जस्टिफाई करेगा वो सही है कि गलत है। हाँ। तो आप एजुकेशन मिनिस्टर हैं, आपको समझ में नहीं आया मैं मतलब क्या कैसे एजुकेशन मिनिस्टर? इन पे तो कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो ओपनली बोलता हूँ, इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी की इतनी अच्छी रेपुटेशन है कि चलो अच्छा काम कर रही है, बहुत कुछ उसने किया, इतने योजनाएं अगर मैं बोलना स्टार्ट करूं, अच्छा, मोदी की सरकार में कितनी योजनाएं बनी, तो योजनाएं की लिस्ट नहीं खत्म होगी। पूरा पॉडकास्ट हमारा योजनाओं में निकल जाएगा डिस्कस करने में। कुछ ना कुछ योजनाओं की अगर बात करते हैं, आपको क्या लगता है वो योजना कागजों पे होती है, जमीनी हकीकत में? जमीनी देखिए, अब इम्प्लीमेंट करने वाली बात है। अगर योजनाएं अगर आप उनके साइट पे जाएंगे, उसका बेनिफिट लेंगे, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे आपको अपना शौचालय बनाना हो, चाहे सिलेंडर के लिए कोई रिक्वेस्ट डालनी हो, चाहे कोई भी और आपको बिटिया के लिए कुछ आपको पोस्ट ऑफिस से कोई योजना का लाभ लेना हो, तो आपको वहाँ कोई मना नहीं कर सकता। वो बात अलग है कि अवेयरनेस आपको होनी चाहिए। कोई ऐसी योजना है जो इन्होंने अपनी तरफ से नया इनिशिएटिव लिया हो? हमें तो जहाँ तक आज तक सुनाई दिया है कि वो पुरानी योजनाओं को ही आगे बढ़ाया नहीं, है। ऐसा नहीं है। मेडिकल फैसिलिटी की योजना कौन सी थी? मेडिकल फैसिलिटी में अगर एम्स का मैं सबसे बड़ा उदाहरण दूंगा, अभी एक काफ़ी वायरल भी हुआ था कि गेट बना हुआ 3 साल से उसका सैंक्शन हो चुका था एम्स का, शायद बिहार की बात है ये या झारखंड की। एम्स के तो कितने इन्होंने सेंटर बनाए, अलग अलग शहरों में बनाए। हाँ, तो एक प्लेटफॉर्म मिला पहले से, नो डाउट। जैसे हम लोग यहाँ पे आज़ादी 1947 के बाद आज़ादी मिली, तो ऐसा नहीं कोई काम नहीं हुआ, काम हो रहा था। अब उस काम को आगे बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया, उसमें चीजें और एड ऑन किया कि नहीं एड ऑन किया। हाँ जी। हमने अपने जो हमारे घर कुक आती है उसको हमने प्रधानमंत्री योजना के तहत उसका मेडिकल ऑनलाइन बुक किया, क्योंकि उसके पास कभी नहीं था। वो बंगाल से आती है, यहाँ पे हमारे यहाँ काम करती है। उसने बोला, उसका आधार कार्ड लिया, हमने उसको अपडेट किया, उसको कार्ड मिल गया, उसका वो बन गया। ये चीजें तो हमें तो पहले नहीं पता थी। ठीक है। पेंशन प्लान से लेके हमने एक पेंशन प्लान लिया, अटल पेंशन प्लान,
जिसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन एज में आता है तो हमने अप्लाई किया, हो गया अप्लाई, कट जाता है अकाउंट से पैसे। बिल्कुल। इसमें गलत क्या है? आयुष्मान भी हम देखते आयुष्मान है, हैं, बहुत सारी काफी है। योजनाएं, बहुत सारी तो योजनाएं। ये यूजीसी बिल वापस भी लिया है। यूजीसी बिल इन्होंने वापस नहीं लिया। जैसे किसान आंदोलन हुआ, सालों चला किसान आंदोलन, कई किसान मारे गए, उसमें कुछ अच्छाइयाँ भी थी, कुछ बुराइयाँ भी थी। बुराइयाँ ये थी कि जो बिचौलिए हैं, जो ठेकेदार हैं, हाँ, किसानों से सस्ते में अनाज लेते हैं और लेने के बाद खुद सेल आउट करते हैं, उनको वो पैसा नहीं मिलता। ये कई बातें सुनने को आई, तो उसके अगर पर्पज से देखा जाए तो वो सही था। ठीक है। और कुछ ऐसे पर्पस थे जिसमें किसानों की अलग मांगे थी। अब इस बिल को इन्होंने वापस लिया, वापस लेने के बाद इन्होंने माफ़ी भी मांगी। ठीक है। आपको याद होगा, इन्होंने माफ़ी हाँ। भी मांगी। यूजीसी बिल के तहत अगर आपको लगता है कि नहीं, आने वाली जनरेशन में हाँ, कोई अगर सही है और उसको फंसाया जा रहा है, फंसाया जा रहा है। उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो उसके लिए भी आपको सोचना चाहिए। बिल्कुल। उसको आप, उस चीज़ को आप भूल नहीं सकते। आर्थिक स्थिति पे हर एक चीज देखी जानी गोपाल चाहिए। पाठा आपको याद होगा, जो कलकत्ता में जब 47 के बाद 1946 से 47 के बीच में जब दंगे हुए और 20 से 30 हज़ार लोग मारे गए थे, अच्छा। तो गोपाल पाठा वहाँ का एक अपना एक छोटा समूह था, हाँ हाँ। जो कि मतलब कसाई का काम करते थे वो लोग। अच्छा। गोपाल पाठा ने मोर्चा संभाला, करीब करीब उस समय उसने भी मारकाट मचाई। महात्मा गांधी गए वहाँ पे, जाने के बाद उन्होंने अपना जो भी आंदोलन स्टार्ट किया, बोले नहीं, इसको अहिंसावादी रहना चाहिए, आप अपने जितने भी हथियार है उसको सरेंडर करिए, इसको रख दीजिए। तो उसने, गोपाल पाठक ने पूछा, मैं रख तो दूंगा, लेकिन एक बात बताइए, हिंदू महिलाओं के साथ जिस तरीके से नग्न करके मारा जा रहा है, हिंदुओं को काटा जा रहा है, उस कंडीशन में उन्हें कैसे अपनी रक्षा करनी है, उसके लिए क्या प्लान है आपका, आपने क्या सोचा है, क्या विचारा है, उस पर हमें कुछ बताइए, हमें कैसे फिर उसको फेस करना है। तो उनका कहना था उसमें ऐसी कोई स्थिति आए, जो कि मैंने पढ़ा है, ऐसा नहीं कि मैं जो इन्फॉर्मेशन मुझे बाकी आपकी डॉक्यूमेंट्री से निकाली है, उसमें उनका सजेशन था कि अपनी जीभ को अपने दांत से काट दीजिए। और काटने के बाद सुसाइड करने की कोशिश करिए, अगर ऐसी सिचुएशन, पीक सिचुएशन आ गई कि आपको लगता है कि आपकी इज्जत आबरू नहीं बचेगी। उस चीज़ के लिए आज भी समाज कंडम करता है। आप बैठे, आप बताइए क्या सही है? नहीं। और इस पे आप टेक्निकली भी इसको आप नहीं प्रूफ कर पाएंगे। अपनी आप दांत से अपना जीभ कैसे कोई काट सकता है भाई? पॉसिबल ही नहीं है ये। नहीं है वो चीज़। तो उस चीज़ को आज भी लोग कंडम करते हैं, गलत था। तो मोदी जी, आपने इतने सारे योजनाओं को आपने स्टार्ट किया, इतना बढ़िया आपने काम किया, आपने देश को इतना आगे स्ट्रांग बनाने में सारे सब कुछ किए। आज के डेट में देखिए, सारी कंट्रियाँ आपस में, लगभग कई कंट्रियाँ आपस में लड़ रही हैं, लेकिन हम सुरक्षित आज बैठे हुए हैं, हमें कोई ऐसा टेंशन नहीं है। ऐसा कोई बिल मत लाइए कि आने वाली जनरेशन आपको इस बात पे कंडम करे। या आप उस दिन शांत थे जब आंदोलन चल रहा था, आज 8 मार्च है आई थिंक, हाँ, आज आंदोलन चल रहा है दिल्ली में जी, इसी यूजीसी बिल को लेके। बिल्कुल, कई संगठन जो है बैठे हुए हैं, जिनको उनके घर में ही नजरबंद कर दिया गया है। अच्छा, आज की मैं अपडेट बता रहा हूँ, आज मॉर्निंग की अपडेट बता रहा हूँ। आप उनकी बात सुनिए ना कि वो अपनी बात क्या कह रहे हैं। हाँ, उस पर भी आपको कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, आपकी बातों से मुझे कहीं ना कहीं लगता है। तो मैं एक बात सबसे बड़ी चीज़ पूछूंगा आपसे, आप सबसे पहले अपने आप को क्या मानते हैं? एक बनारस का नागरिक या भारतीय नागरिक की अगर हम बात करें, हिंदुत्ववादी या एक बीजेपी समर्थक, सबसे पहले आप खुद को कहाँ खड़ा करेंगे? मैं सबसे पहले अपने आप को इंडियन मानता हूँ। मैं एक भारतीय हूँ और एक बड़ा अच्छा है, मैं युवाओं को एक आपके चैनल के माध्यम से एक सलाह देना चाहता हूँ कि जब युवा ब्लड बैंक में जाते हो, तो कभी आज तक पूछा है ब्लड लेने से पहले कि आप किस बिरादरी का ब्लड दे रहे हैं मुझको, किस कम्युनिटी का ब्लड दे रहे हैं मुझको? कोई नहीं आप पूछता किसी है हॉस्पिटल में आप जाते हो, हाँ, जो सबसे बेस्ट डॉक्टर होता है, हाँ, आप उससे पूछते हो कि आप किस बिरादरी से आ रहे हो? कोई नहीं पूछता है सर, कोई नहीं। चलो ठीक है, अब ST SC OBC या जो भी जनरल कास्ट, कभी आज तक किसी ऐसे डॉक्टर को खोजा आपने कि मेरी ही बिरादरी का होगा तो भी मैं दिखाऊंगा? जब तबीयत खराब होती है, जब सबसे बेस्ट होता है, आप उसके पास जाते हैं। जब आपको सब कुछ पता है, उसके बाद भी आप आंखों पे अपनी पट्टी कैसे बांध सकते हैं? बिल्कुल, आपको अपने आंखों पे पट्टी नहीं बांधना चाहिए ना। आपको पता होना चाहिए कि आप अपने बेनिफिट के लिए सबसे अच्छा काम आप देखते हो, हाँ, कि सबसे बेस्ट कहाँ है। फल लेने जाते हो, सब्जी लेने जाते हो, एक अगर ठेले पे सड़ी सब्जी और ख़राब फल रखा हुआ, और आगे आपकी बिरादरी का है, दूसरी बिरादरी का सबसे अच्छा फल और सब्जी रखा हुआ, उसका रेट भी सही है, आप बताओ आप किसके सब्जी और फल उठाओगे? उसी से उठाओगे ना जो जिससे पैसा दे के अच्छा सामान मिल जाए। अच्छा सामान, तो वहाँ पे दिमाग खूब चलता है जी। लेकिन कोई भी अगर समुदाय का कोई आता है और आपको बोलता है चलो ठीक है जिंदाबाद मुर्दाबाद करो, तो मोटरसाइकिल स्प्लेंडर में पेट्रोल भरवा के झंडा लेके जिंदाबाद मुर्दाबाद करते चले जाते हैं। आपको सोचना चाहिए ना कि आप किस चीज़ के लिए जा रहे हैं, किस चीज़ का सपोर्ट कर रहे हैं। तो जब आपने बोला कि हर इंसान कोई देखता ही नहीं है, चाहे उसको इलाज कराना हो कि वो कौन है, किस बिरादरी का है,
तो इस देश में हिंदू राष्ट्र की क्यों डेफिनेशन और क्यों इतना प्रचलन चल रहा है आज के समय? देखिए, एक बात याद रखिए, हिंदू राष्ट्र का कंसेप्ट अगर आप सिर्फ हिंदुत्व से जोड़ेंगे कि ठीक हम है। हिंदू हैं, हाँ। हम इस धर्म को मानते हैं, वो कंसेप्ट आपका फिर सोचना गलत है। आपको मैं अच्छा एग्जांपल देता हूँ जी। कि जब रोम के अटैक के पहले जो ये एरिया था इजराइल वाला, जब वहाँ से पारसी निकले और अलग अलग निकले थे। कंट्री में जाके सेट हो गए, हाँ। अलग अलग कंट्री में सेट हो गए, इंडिया में गुजरात में आए, कई पारसी आए और हाँ। लोग मिलजुल के रहने लगे। ठीक आज है। तक उन पे कोई अटैक नहीं हुआ, कहीं कुछ नहीं हुआ। हम्म। तो यहाँ का अगर कल्चर सिर्फ हिंदुत्व का होता तो उनको एंट्री नहीं मिलती, उनके साथ भेदभाव किया जाता। ठीक है। आपको मैं बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूँ, हिंदुत्व का कंसेप्ट समझिएगा आप। हाँ, वही बताइए बिल्कुल viewers को। मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ जी। उसमें करीब 2000 फ्लैट होंगे। ठीक है। 8 से 10 फ्लैट होंगे मुस्लिम के। ठीक है। उड़ के मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं थोड़ा, मेरे पास अगर लिस्ट नहीं होगी तो 15 पकड़ लीजिए आप। बिल्कुल ठीक है। 15 फ्लैट होंगे मुस्लिम के और बाकी सारे हिंदू फ्लैट ले रहे हैं, हिंदू लोग ऑनर वहाँ पे रह रहे हैं जी। और सब शांति से रह रहे हैं। आज तक न कोई एक थाने में कंप्लेंट गई कि हमसे बिरादरी का भेदभाव कर रहे हैं, या लिफ्ट में या फिर पार्क में या किसी गलियारे में कोई छेड़खानी हुई या बदतमीजी हुई या कोई टॉन्ट कसी हुई, आज तक नहीं हुआ। जी। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आपने मुझसे पूछा, मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आप वहाँ पे सिर्फ 10 या 15 फैमिली हिंदू हो, बाकी सब मुस्लिम हो, तो आपको क्या लगता है कि कैसा बिहेवियर होगा उनके साथ? थोड़ा नहीं, बिहेवियर तो नहीं कह सकते बट मुश्किल रहेगा। मुश्किल रहेगा। आपको बहुत लगता है वहाँ पे मुश्किल। सर्वाइव कर पाएंगे अपने बच्चों के साथ, बीवियों के साथ, और वहाँ से सब कुछ ठीक ठाक चल पाएगा? नहीं, मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है ना? नहीं हो पाएगा। तो हाँ। इसी कंसेप्ट की मैं बात कर रहा हूँ कि जब आप रिस्पेक्ट की एक्सपेक्टेशन करते हैं तो सामने वाले को भी रिस्पेक्ट दीजिए। ठीक है। अब खाम नहीं जी की मैं बात स्टार्ट करूँ, मैं उनको जी क्यों कह रहा हूँ? हमारा अपना एक बड़ा इस पैरामीटर बड़ा क्लियर है। हमारा देश जिस कंट्री को, जिस राजनेता को, जिस सुल्तान को सपोर्ट करता है, मैं उसको इज्जत दूंगा। हमारे पैरामीटर में हमारा देश जिस आदमी को दुश्मन मानता है, मैं उसको इज्जत नहीं दूंगा। ये हमारा बड़ा क्लियर है, एक लाइन का डिफिनेशन है। उनको इजराइल ने, अमेरिका ने मिलके बम अटैक किया, वो मारे गए। हाँ जी। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, शिया धर्म उनको अपना बहुत बड़ा वो अनुयायी मानता है। ठीक है। अच्छी बात है। हाँ। जब आप इतने बड़े धर्म के प्रचारक हैं, आप इतने ज्ञानी, इतनी किताबें आपने लिखी, जी। 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने अटैक किया और 1200 लोगों को, इजरायलियों को मारा अंदर घुस के, और वहाँ पे ओपन जिप्सी में वहाँ की महिलाओं को निवस्त्र किया गया। अच्छा। और उनको मतलब कैसे बोरे की तरफ फेंका गया और उसकी वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाली गई। उस समय आपने क्यों नहीं कंडम किया, क्यों नहीं उसकी भर्त्सना की? आपने क्यों अप्रिशिएट किया हमास को? अगर आप इतने बड़े जानकार हैं तो आपको ये करना चाहिए था। इस चीज़ का विरोध, देखिए एक बात याद रखिए, यहूदियों के बारे में कहा जाता है कि वो स्किल सेट तो है ही उनके पास, नॉलेज उनके पास है ही, उनके पास प्लस हथियार आ गया। कोई भी बुद्धिजीवी इंसान जिसके पास नॉलेज अच्छी हो, जो पढ़ा लिखा हो, अगर उसके पास हथियार आ गया तो अपना युद्ध लड़ सकता है। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, अफगानिस्तान में जो लोग हैं वो लड़ाके हैं। ठीक है। वो अपने देश के लिए हमेशा लड़ते, रशिया से लड़े, अमेरिका से लड़े, लड़ते लड़ते भगा दिया। हाँ। बस वो पढ़े लिखे नहीं, स्किल सेट नहीं है उनकी, मतलब जिस हिसाब से होना चाहिए, जिस हिसाब से होना चाहिए, उनके पास टेक्निकल स्किल नहीं है कि अपने आप को डेवलप कर पाए। तो इसलिए वो गलत चीज़ों में अलग अलग संगठन बने और अपने देश में संगठन जो है अटैक करने लगा था, तमाम चीज़ें होने लगी, स्टार्ट होने लगी। सबसे अच्छा आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, हमारे देश में सबसे विद्वान कम्युनिटी कौन सी मानी जाती है? कश्मीरी पंडित मानी जाती है। ठीक है, बिल्कुल। कश्मीरी पंडितों के पास हथियार नहीं था अपनी रक्षा करने के लिए, सिर्फ खुले हाथ थे। ठीक है। जब पाकिस्तान से आतंकवादी आए तो AK-47 लेके आए, तो वहाँ से कहाँ से अपने आप को रक्षा करेंगे? अगर गवर्नमेंट ने जरा सा भी उन्हें आत्मनिर्भर बनाया होता तो शायद वो अपनी रक्षा कर पाते। ठीक है। वो अपनी रक्षा कर पाते। तो याद रखिए कि जो अब आते हैं यहूदियों पे, यहूदियों के पास स्किल्स भी हैं। CCTV कैमरा तक हैक कर लिया था उस लोकेशन का। ठीक है। आपने देखा होगा, पेजर तक हैक कर लिया, ब्लास्ट कर गया पेजर बात करने में ही। जितने भी हमास और अगल बगल के लेबनान के जितने वो संगठन थे, तो आप उनको बार बार डिस्टर्ब करेंगे तो चीज़ें डिस्टर्ब होंगी। लेकिन अगर मेरा यही सवाल फिर से रहेगा, हम जैसे देखते हैं हमारे काफ़ी स्टेट्स हैं इंडिया में भी, मैं इंडिया की बात करता हूँ सीधे, आजकल के युवाओं को सीधे हथियार पकड़ाए जाते हैं, उनसे बात नहीं की जाती है उनकी एजुकेशन पे। क्या वो सही है? कहाँ पे? जैसे एग्जांपल दीजिए। हमारे यूपी है, बिहार है, आजकल हम देखते हैं रैलियां निकलती हैं धर्म को लेकर के, आए दिन जिसका जो मन में आता है वो निकाल देते हैं। देखिए, हिंदुस्तान की जनता बहुत समझदार है। मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ। बिल्कुल। कि मुरेठा बांध के जब लालू यादव की पार्टी ने अपना प्रचार स्टार्ट किया
तो वहाँ पे एक बड़े ज्ञानी आदमी थे, उनका टीवी डिबेट में सुन रहा था कि वहाँ से जनता से उन्होंने डिस्कस किया। डिस्कस करने के बाद बोला कि इतनी तेज गाड़ियां रैली में चला रहे हैं धूल उड़ाते हुए, और सर पे मुरेठा बांध के बोले हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो उनको कैसे रिजल्ट मिलता? 25 सीट पे आ गए। तो जनता बहुत समझदार है। हाँ। जनता बहुत समझदार है। आपने यूजीसी का बिल पूछा, यूजीसी के बिल पे अगर मोदी जी आज भी इस चीज को वापस ऑफिशियली अपने तरीके से वापस ले लें, इस पे माफी मांग लें, तो आज के एक बात बताइए, केजरीवाल साहब 3 बार 4 बार कितने बार बने चीफ मिनिस्टर बने, माफी तो मांग के बने। लोगों ने बोला ये हमने बोला था, हम नहीं कर पाए, हम इस पे क्षमा चाहते हैं। कई बार माफी मांगी, जनता ने माफ किया ना। तो भारत की जनता यह है कि माफ कर देती है। आप माफी मांगिए तो, लेकिन आप उस एरोगेंस में रहेंगे, नहीं मैं तो नहीं करूंगा, मैं तो नहीं झुकूंगा, तो भैया समाज है, इसका हिसाब आज नहीं तो कल, कल नहीं तो बाद में। जो सवाल है मेरा वही रहेगा लौट करके कि आप हथियार क्यों देते हैं? हथियार और आगे मैं एजुकेशन, आगे मैं उसी पे हथियार देना भी आपने जो बताया सही था कि वो कहाँ जीते, वो बिल्कुल हार गए चुनाव। आप देखिए जहां भी हथियारबाजी चली, आप ये इसमें देखिए ना, उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, हम लोग उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, सारे संगठन बना के जितने अपराधी थे सब खत्म हुए। किस बात की अप्रिसिएशन हो रही है? पहला अप्रिसिएशन आप क्या करेंगे? आप उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, पहला अप्रिसिएशन अपने चीफ मिनिस्टर को किस बात पे करेंगे? सबसे पहले तो यही है कि सेफ्टी बिल्कुल सेफ्टी। और जितने अपराधी थे जो हथियार असलाहधारी थे लेके घूमते थे, वो जितने असलाहधारी थे जो संगठित अपराध चल रहे थे, उनको उन्होंने खत्म किया। सबसे बड़ा अप्रिसिएशन ये है। हम और आप अपनी काबिलियत दिखा के आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हमें अपने गवर्नमेंट से ये उम्मीद है कि जब हम एटीएम से पैसा निकाल के घर आए तो शांति से घर चले आए। ये होना चाहिए, रास्ते में हमारा एटीएम पैसा न छीन लिया जाए। बिल्कुल, आप समझ रहे हैं? अगर मेरी गाड़ी ठुक गई, किसी से लड़ गई, तो अगर मैंने सॉरी बोला तो वो भी आदमी इस चीज को बर्दाश्त करके चला जाए। ऐसा ना हो कि हथियार निकाल के तुरंत गोली चला दे वो। ठीक है, तो ऐसा माहौल होना चाहिए कि गलत करेंगे तो इसकी सजा, इसकी पनिशमेंट हमें मिलेगी। लेकिन इसकी पनिशमेंट देने के लिए हमारे युवाओं की जरूरत नहीं है, सरकार है, प्रशासन है, इन लोगों का बोलबाला। आप एग्जांपल बताइए, आपकी जो कंटेंट हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आप किस कंटेंट को लेके बोल रहे हैं, कौन से युवाओं को हथियार दिया गया, उसको अप्रिशिएट किया जैसे आजकल जैसे मॉब लिंचिंग देखते हैं सड़कों पे, काफी अपने हाथ में कानून ले लेते हैं आजकल के युवा जो होते हैं गली मोहल्लों में, कि नहीं हम सिर्फ जय श्री राम के नारे लगा करके हम कुछ भी कर सकते हैं। वो युवाओं में प्रवृत्ति बनती चली जा रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर सिर्फ किसी की प्रवृत्ति, मैं अगर हिंदू हूं तो मैं जय श्री राम नहीं बोलूंगा तो मैं क्या बोलूंगा? आप बताइए मुझे क्या बोलना चाहिए? लेकिन अगर मैं जय श्री राम बोल के मैं आपको परेशान कर रहा हूं तो वहां दिक्कत है। तो वहां पे कानूनी कार्रवाई मेरे पर जरूर होनी चाहिए। सिर्फ एक एग्जांपल अगर मैं बात करूं आपका, आप यूपी छोड़ दीजिए, अभी हमारे उत्तराखंड में एक केस हुआ था जिसमें दुकान को लेकर के बोला गया था कि आप दुकान का नाम चेंज कर दीजिए। उस पर आपका क्या विचारधारा है? मेरा विचार ये है कि मैं झूठा दुकान का नाम लिख के दुकानदारी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, मेरा कंसर्न ये है कि अगर मेरा नाम विवेक सिंह है और मैं हमीद बन के आपके घर में रिश्ता जोड़ने चला आऊं और आप कहीं के सुल्तान हैं, तो मैं गलत हूं। नाम बताना, सही बताना अपराध नहीं है। अच्छा, गलत नाम बताना अपराध है। आप चले जाइए, जहाज में तो आप बैठे ही होंगे, तो आप जाइए वहां पे काउंटर बोलिए मैं हमीद हूं, और आपके पासपोर्ट पकड़ा गया हमीद नहीं है तो उदित हैं, तो आपके साथ क्या होना चाहिए? बिल्कुल। तो जब उस लेवल पे चीजें आप सही ठहरा रहे हैं तो दुकान पे नाम में अपना सही नाम लिख दीजिए, क्या समस्या है आपको? हाँ, कोई समस्या नहीं है। अपना सही नाम लिखिए और चौड़े में रहिए, और उसके बाद अगर आपके साथ कोई गलत करे तो उसकी कंप्लेन लिखवाइए। सरकार संगठन बैठा हुआ है, बस यही सरकार और संगठन बैठी हुई है, एक्शन लेगी, वही लोग लेंगे। एक्शन बिल्कुल लीजिए उस पे। हाँ, सरकार को एक्शन लेना चाहिए। तो ये आपका यही मुझे जो जवाब था, जो व्यूअर्स को चाहिए कि सरकार और संगठन बैठे हैं। संगठन इन द सेंस, मैं उस संगठन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं प्राइवेट संगठन बना के और 100 की मोटरसाइकिल और स्कॉर्पियो थार लेके चल रहा हूँ, मैं उस संगठन की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इसकी बात कर रहा हूँ जो संगठन, जो सिस्टम है, करप्शन के लिए अलग डिपार्टमेंट बना है, प्रशासन के लिए अलग डिपार्टमेंट बना है, टैक्स इनकम टैक्स के लिए अलग डिपार्टमेंट बना हुआ है, जहाँ पे जो करप्शन हो वो डिपार्टमेंट जाए उस पर एक्शन। डिपार्टमेंट, सरकार, प्रशासन, संगठन। वॉइस रेज करना कि अगर मुझे पता चल गया कि यहाँ पे ये गलत हो रहा है, लोग कहते हैं ना कि अगर आपको लगे कि कोई सामान गलत रखा हुआ है तो सामान के बारे में आप रेलवे को फ़ोन करिए या थाने में फ़ोन करिए, यहाँ पे कुछ संदिग्ध टाइप कुछ चीज़ें दिख रही हैं, तो वो होते कौन है? वो हमारे यहाँ जैसे आप जैसे आम लोग होते हैं। तो अगर कोई आम आदमी बोल रहा है कि ये नाम गलत लिखा हुआ है, इस नाम को करेक्ट कर दो, तो नाम करेक्ट करने में ठीक नहीं है। हाँ, लेकिन अब नाम करेक्ट करने से पहले आपने समझाया, उसको मारने पीटने लगे, कुछ गलत एक्शन, वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उस पर प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। जी,
तो आजकल का जो भारत का युवा है वो हाँ। हमारी सरकार से आपको क्या लगता है खुश है, या कहीं ना कहीं अब फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ती जा रही है? देखिए, जब एक बिजनेसमैन होता है तो जब वो एक बिजनेस स्टार्ट करता है उसको लगता है कि हमें कुछ और इसमें ऐड करना चाहिए। जी, फेसबुक था, उसने व्हाट्सअप लिया, फिर इंस्टाग्राम बनाया, बिल्कुल अपग्रेड करते हैं। अपग्रेड करता रहता है ना? तो वैसे ही जब एक सरकार को लोग देखते हैं, अगर वो चीज़ें नहीं अपग्रेड नहीं करते, नई चीज़ एड ऑन नहीं करते हैं, तो कुछ लोगों को लगता है कि इसमें कुछ डिफरेंशिएट होना चाहिए, कुछ नया आना चाहिए। लेकिन नया क्या बेटर है? जी, अगर आप बिरादरी से, अपनी कम्युनिटी से हट के अगर देश के लाभ के लिए अगर आप कोई बात कर रहे हैं, तो आप ये बताइए कि दूसरी कौन सी सरकार है आपके सामने, ऐसा कौन सा नेता है जो आपको लगता है अगर ये हटेंगे तो वो अच्छा कर ले जाएगा? ये बिल्कुल बहुत आपको वोट बढ़िया। देना यही मेरा चाहिए। अगला सवाल होने वाला था वैसे। आप हाँ। मानिए नहीं मानिए, सामने कौन सा आपको लगता है कोई चेहरा है कि नहीं है अभी तक? अब चेहरे हैं तो, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी में ही हैं। और अगर कांग्रेस में वो अच्छा, अगर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूं, सेंट्रल की बात सेंट्रल की बात करें, दो ही पार्टी हैं इस समय नेशनल लेवल पे। जी, दूसरी पार्टी में अगर कोई बड़ा नेता है तो हो सकता है उसको सामने नहीं आने दिया जाए, उसकी विजिबिलिटी हमारे आपके बीच में नहीं है। हो ठीक है। सकता है वो कुछ करना चाह रहा हो, लेकिन जैसे वो आपके वो हैं राजस्थान के डिप्टी चीफ मिनिस्टर, क्या नाम है उनका, पायलट साहब के बेटे, सचिन पायलट। सचिन पायलट, हो सकता जी, है वो अच्छा करना चाह रहे हो। हाँ, हो सकता है आपके सिंधिया साहब अच्छा करना चाह रहे थे सिंधिया जब जी। कांग्रेस में थे, जी, उनको मौका नहीं मिला, उनको मौका मिल रहा है कुछ और अच्छा करते वो। हम्म, तो मौका देंगे, अच्छा करेंगे तो जाहिर सी बात है लोग अप्रिशिएट करेंगे, वहां पे इन्वॉल्व होना चाहेंगे। आप बताइए, दिल्ली में केजरीवाल साहब थे, जी, कितनी बार जीते वो? तो लोगों को अच्छा लगा तब तो जीते। कौन सा उन्होंने किसी धर्म का प्रचार किया? अब लगे वो अपना शीश महल बनाने या फिर अल्कोहल 1 पे 1 देने लगे, तो ये जो चीजें अच्छा, थी वो नेगेटिव थी। जनता समझ गई भाई आप एक सिंबल लेके चल रहे हैं आम आदमी पार्टी का, चल रहे हैं बिल्कुल, सिंबल लेके। हाँ, अब इतना बड़ा महल बनाने की क्या जरूरत थी आपको? अभी इनको बाइज्जत बरी भी किया है, बिल्कुल क्लीन चिट लोअर देकर कोर्ट ने के। किया है, लोअर कोर्ट ने। लोअर कोर्ट ने ये किया थोड़ा है। सा व्यूवर्स को बता दीजिए तो ये भी चीज क्लियर हो जाएगी बताइए। केजरीवाल जी के बारे में। हाँ। ये लोअर कोर्ट पे किया है या फिर पूरी तरह से क्लीन चिट कोर्ट नहीं कर नहीं चुकी है कि लो, कोई नहीं ऐसा ऐसा? नहीं है। लोअर कोर्ट में उनको जजमेंट मिला है कि इस चीज़ को आगे बढ़ाना ही नहीं है, और जो अधिकारियों ने इन पे ड्राफ्टिंग की उस पर भी एक्शन लेना चाहिए। लेकिन आपका सुप्रीम कोर्ट का भी तो जस्टिफिकेशन, वहाँ पे जाके तो आप अपना केस लड़ सकते हैं ना, नेक्स्ट लेवल पे तो आप जा ही सकते हैं। वो तो अभी रास्ता खुला हुआ है, बिल्कुल ये खुला हुआ केस है। अभी वहाँ अभी तो पेंडिंग है। सुनने में आया कि आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं भाई तुम वहाँ से जब बरी हो गए तो अनाउंसमेंट करने की क्या जरूरत थी कि देखो मैं बरी हो गया, ये शांति से बैठ लिए होते। अच्छा, अब वो जब अनाउंसमेंट किए तो जाहिर सी बात अपोजिशन बोलेगा अच्छा ठीक है, दूसरा रास्ता खुला है, संविधान हमें परमिशन देता है, दूसरे रास्ते में हम जाएंगे और उस पर हम डिस्कस करेंगे कि तुम क्यों सही हो। ठीक है। ये वाली बात मैं आपसे फिर पूछूंगा कि आज के टाइम पे सरकार की आलोचना करना क्या वास्तव में उस इंसान को डराता है? देखिए, दो तरीके हैं, उसको समझना पड़ेगा डेप्थ में। ठीक। आप जैसे मान लीजिए आपने बोला कि मोदी जी जो हैं वो 10 लाख का सूट नहीं पहनना चाहिए, यहाँ ठीक है। पे 16 करोड़ लोग बिना बिना खाए एक रात में सोते हैं। अब तो ऐसी स्थिति नहीं है, हाँ, काफी कुछ सुधर गया है, एक बात कह रहा हूँ, है ना? तो बिल्कुल। वहाँ पे ठीक है, आप कह सकते हैं, आपको वहाँ पे देशद्रोही नहीं बोला जाएगा या कोई ऐसे वर्ड यूज नहीं करेंगे जो आपको थोड़ा सा टीज करे, ऐसी कोई बातें नहीं जी। होंगी। लेकिन अगर आप उस पर ज्ञान देने लगें कि नहीं रशिया से आप तेल क्यों ले रहे हैं, आप इसराइल से वहाँ के प्राइम मिनिस्टर से मिलने क्यों चले गए, इसराइल में आप क्यों चले गए, उसके बाद उसने अटैक कर दिया, तो उस कंसेप्ट के बारे में जब आपको बैकग्राउंड नहीं पता तो वहाँ पे आपको कटाक्ष सुनने को मिलेगा ठीक कि है। आपको जियो पॉलिटिक्स के बारे में कुछ नहीं पता, ठीक है। आपको पता ही नहीं कि इस समय जो जीयूस हैं जी, वो किस लेवल पे हॉबी हो चुके हैं। बिल्कुल सही बात। स्टीम फाइल पे बड़े बड़े उद्योगपतियों क्यों फंसाया गया? बिल्कुल सही बात। वो इसीलिए बोला गया क्योंकि उनकी एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग थी। उस स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग के तहत इन चीज को ठीक करना था, क्योंकि इजराइल को पता है अगर वो लड़ेगा नहीं तो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। तो वो अपने हिसाब से वो लड़ता है। अगर वो बोले हम नहीं लड़ेंगे तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा कि उस पर कोई अटैक नहीं होगा? कोई बिल्कुल। कंट्री ले ले उसकी जिम्मेदारी। तो जब उसको अपनी जिम्मेदारी खुद से लेनी है तो सारे अपने प्रिकॉशन तो लेगा ही लेगा ना। ये बहुत अच्छी बात कही है आपने, और यही मैं हाँ, आप लोगों अब को उस पे बताना आते हैं, सेम चाहूंगा। लाइन पे आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप उस पे बात करते हैं कि पार्टी बीजेपी के बारे में, मैं बीजेपी का सपोर्टर, देखिए नहीं, मैं कट्टर सपोर्टर नहीं हूँ, मैं इस संविधान का सपोर्टर हूँ। संविधान मैं के, ओपनली राष्ट्र बोल रहा हूँ, के। अपने राष्ट्र का सपोर्टर हूँ मैं। बिल्कुल मैं सही किसी बात। पार्टी के लिए ब्रांड नहीं जाता हूँ। मैं अभी आपके ही चैनल पे मैंने बोला कि ये दिक्कतें हैं, इनको इसी माफी हाँ मांगना हाँ, चाहिए। बिल्कुल, बहुत और अच्छी धर्मेंद्र बात है। प्रधान जी को पनिश करना चाहिए, उनकी 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 क्वालिफिकेशन चेक करनी चाहिए जी। कि जो बताया है धर्मेंद्र प्रधान जी उतनी क्वालिफाइड है कि नहीं है, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। अगर आप क्वालिफाइड है तो आपने ड्राफ्टिंग नहीं पढ़ी, इतना बड़ा ड्राफ्टिंग आपने यूजीसी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया और आपने पढ़ा ही नहीं, चला नहीं। बिल्कुल। तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर सवाल जवाब होना चाहिए। जी। इस समय उड़ीसा की सीट नहीं देखनी चाहिए, इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए इसको, और इज्जत के साथ इसको वापस लेना चाहिए। यही एक क्योंकि अच्छा आने वाली समर्थन जनरेशन है, जो आने हाँ। वाली जनरेशन है
वो गोपाल पाठा की तरह इस मैटर, गोपाल पाठा वाले मैटर पे जैसे सवाल पूछती है गांधी जी से ना, आज भी पूछती है हाँ, कि आपने उस दिन कैसे बोल दिया कि सुसाइड कर लेना चाहिए महिलाओं को अपनी सुरक्षा के लिए। बिल्कुल। तो आपसे ही पूछा जाएगा कि ऐसी यूजीसी बिल की ड्राफ्टिंग को आपने इग्नोर कैसे कर दिया। अब आते हैं देशद्रोही वाले मैटर पे। हाँ जी। देशद्रोही वाले मैटर पे आते हैं। उस समय अगर आप उस लेवल की बातें आप कर रहे हैं किसी पार्टी को लेके कि आपका कोई लोकल एमएलए या लोकल सांसद आपकी बात नहीं सुना, तो आपको देशद्रोही नहीं बोला जाएगा। हम जिस शहर में रहते हैं वहाँ पे खूब लोग एस्केलेट करते हैं, होती लेकिन है। आप उस लेवल पे जब आप बात करेंगे, हाँ, क्षेत्रीय मुद्दे अलग होते हैं और नेशनल इंटरनेशनल लेवल के मुद्दे बिल्कुल, अलग होते हैं, जब बिल्कुल। आप उस लेवल पे बात करेंगे तो वहां पे हो सकता है आपको ऐसा कमेंट सुनने को मिले, लेकिन आप देशद्रोही ऐसा होते नहीं है। देशद्रोही की हाँ। अपना सिस्टम है, अपना संविधान है, ऐसे थोड़ी कोई देशद्रोही कहने से हो जाएगा। और वर्बली तो आप किसी को कुछ भी बोल दीजिए। मान सम्मान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस लेवल पे जियो पॉलिटिकल और जो एक्सटर्नल अफेयर्स मैटर जो होते हैं हमारे देश के, हाँ। वो शायद आम इंसान उस लेवल तक सोच ही नहीं पाता। उस लेवल तक नहीं सोच पाता, उसी लेवल पे रहता है कि वो कल्लू की दुकान चाय पीने बैठे हैं, वो हमारे सपोर्टर हमारे विधायक जी हैं, तुमने बोल कैसे दिया। विधायक जी को पता ही नहीं है आप कल्लू की दुकान झगड़ा करके बैठे हुए हैं। झगड़े करके बैठे, अब पता लगा थाने में फोन कर रहे हैं कि सर हमारा झगड़ा हो गया, मैं बचाइए। बोले यार बात करता हूँ, रखो फोन। ऐसी एक वीडियो अभी लास्ट ध्रुव राठी की आई थी, थोड़ा मुझे भी अजीब लगा था कि क्या? आप कितने भी ऊपर सही कितने भी वीडियोस बना लीजिए, लेकिन जब उन्होंने कहा था कि इनसे अच्छा तो आप किसी गधे को बैठा लीजिए, वो बहुत ही गलत वीडियो थी। जो किसी का भी मान एक पद का मान ध्रुव सम्मान राठी के बारे में लोग तो बोलते हैं चाइना से उसको फाइनेंस होता है एक्सवाईजी, हमें नहीं पता। हाँ, सुनी हुई बातें हैं, जब फैक्ट नहीं पता तो हम उस पर किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। लेकिन ध्रुव राठी को ये चीज पता है कि मैं निगेटिव बेचूंगा तो बिकेगा। देखिए उसके जो ऑडियंस हैं वो 1.4 बिलियन नहीं है, उसके कुछ सिलेक्टेड ऑडियंस है। बिल्कुल, वो सिलेक्टेड ऑडियंस चाहे फाइनेंशियल सपोर्ट करते हो, चाहे एज ए व्यूअर सपोर्ट करते हो, वो उनके लिए वो काम करता है, वो उनको वही चीज सुनाना चाहता है। जब आपको जो चीज सुनना है सिर्फ मैं वही बोलूंगा तो आपको मजा आएगा, वही बताएंगे। अगर मैं वो चीज नहीं बोलूंगा आपको मजा नहीं आएगा। लेकिन अपने देश के पद की मान सम्मान रखना हर इंसान को आना चाहिए। मैंने आपको इसीलिए स्टार्टिंग बोला कि किसी को मैं जी कह रहा हूं क्योंकि मेरा देश अगर सपोर्ट कर रहा है, मेरा देश उसको इज्जत दे रहा है, तो मैं कर रहा हूं। अगर नहीं करेगा तो मैं कतई नहीं करूंगा। हो सकता है मैं स्लैंग यूज करूं और इसी पॉडकास्ट में स्लैंग यूज करूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल सही बात है। मेरा देश सबसे ऊपर है, सबसे महान है। आप काफ़ी बात हो गई हमारी बनारस की और राजनीति की, तो थोड़ा आप नोएडा के बारे में भी, आपने नोएडा में भी काफ़ी समाज सेवा करा है और काफ़ी सालों से रह रहे हैं, तो यहाँ की बात करते हैं। मैं 2006 से मैं आ गया था यहाँ पे। हाँ, यहाँ से पढ़ाई लिखाई करता चला गया। लोग कहते हैं कि लाइफ में जो स्टूडेंट लाइफ होती है वो आजीवन रहनी चाहिए, मतलब लर्निंग आपकी आजीवन रहनी चाहिए। हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहिए जी। कुछ ना कुछ आपको नया करने का मौका मिले तो आप ये मत सोचिए कि आपका टाइम निकल गया है और ये है वो है। हमारे पिताजी ने हमें एक पढ़ाई करवा के भेजी थी, उसके बाद 4 पढ़ाइयाँ मैंने अपने से की। बिल्कुल बिल्कुल। और नोएडा में जब मैं आया तो लोगों से जुड़ा, लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी जी। तो जब आप किसी की मदद करते हैं या किसी की हेल्प करते हैं, आज भी नोएडा में मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा अगल बगल के हॉस्पिटल्स में, नहीं तो उसमें हो जाएगा उनको बेनिफिट मिल रहा है तो हमें क्यों नहीं, मैं उस मैटर पे नहीं जाना चाहता। बिल्कुल जी। बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त हैं, बहुत से ऐसे मित्र हैं कि मैं फ़ोन 4 महीने 6 महीने फ़ोन करते हैं और सीधा काम बताते हैं। ठीक है। लेकिन मैं उनके लिए खड़ा रहता हूँ, उन्हें पता है कि इसको मैं फ़ोन करूँगा तो मेरा काम सॉल्व हो जाएगा। और सच बताऊँ, मैं जिसको मैं फ़ोन करता हूँ कि ये काम प्लीज़ कर दीजिए, चाहे हॉस्पिटल का हो, चाहे किसी का एडमिशन कराना हो, चाहे कोई और किसी डिपार्टमेंट में कोई मुद्दा हो जिसमें चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, दिक्कत हो रही है, कोई फाइल नहीं आगे कोई डिपार्टमेंट का अधिकारी बढ़ा रहा है, उसके पीछे कोई दिक्कत आ रही है, ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें हो जाती ऐसा नहीं हो जाता। ठीक है। कोशिश रहती है कि मैं उसकी अगले बंदे की मदद करूँ। ठीक है। तो वो एक नेचर में है। लोग कहते हैं कि नेचर और सिग्नेचर फटाफट नहीं बदलता, तो एक नेचर में है। वो जो ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं तो मन करता है कि चलो यार कुछ इसकी मदद कर देते हैं अगर हो जाए। बिल्कुल। तो वो एक नेचर में है, उस कंसेप्ट में है। हाँ, काफ़ी लोग बाहर से आते हैं, हमारे नोएडा में देखते हैं तो जितनी भी सोसाइटीज़ हैं बाहर से देखने में बहुत विकसित लगती है। अंदर क्या क्या समस्याएं रहती हैं? आप नोएडा में इतने सालों से रहते हैं। देखिए, जैसे अगर सोसाइटी में कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं। फ़ायदे ये हैं कि आपके घर की महिलाएं, आपके घर के बच्चे रात में 2 बजे टहलने निकल सकते हैं। जी, बिल्कुल सही बात है। आप कहीं ऑफिस चले गए या फिर आउट ऑफ लोकेशन चले गए आप, हाँ, तो आप निश्चिंत हैं कि कैंपस के अंदर अगर मेरे फैमिली है तो सिक्योर है, कोई दिक्कत नहीं होगी। और लेकिन एक ही कॉरिडोर में काफ़ी अलग अलग फैमिलीज रहती हैं जी, अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते हैं। उनके साथ बैलेंस बना के चलना, उसमें आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। ठीक उसमें है। आपके पास 24 घंटे हैं। उस 24 घंटे में वहाँ पे आपको, अगर आपको लगता है कि नहीं कोई ज़रूरत पड़ेगी, कोई सामाजिक समस्या है या कुछ हेल्प चाहिए, तो उनसे आपको बना के रखना पड़ता है। अब सपोज़ अगर आपका नहीं बना जी,
चीजें आपकी बिगड़ बिगड़ गई गई, तो वो चीजें आपको फिर फेस भी तो करना पड़ता है। होता ही। दूसरा, बहुत सारी सोसाइटीज में आपने देखा है रजिस्ट्री नहीं हो रही है, अच्छा। रजिस्ट्री के मुद्दे हैं। हाँ। तो यहाँ के जो नोएडा अथॉरिटी कहती है पेंडिंग पैसा है, बिल्डर का पैसा पेंडिंग है। बड़ा चीजें क्लियर है। आपने किसी को परमिशन दिया, वो जमीन लिया, उस पर बिल्डिंग बनाई, ठीक है, और आपको पता था कि वो कस्टमर बुला के बुकिंग कर रहा है, करेंगे, बुकिंग करने के बाद इसकी रजिस्ट्री हो रही है, उसको फ्लैट मिल रहा है, आपको सब पता है। सब पता है। अगला बंदा कस्टमर आया, लोन लिया, कुछ लोन पैसे ले अपने लिया। से लगाए उसने, हाँ। अपनी अपनी सैलरी, अपना पेट काटा, बच्चों का, बीवी का पेट काटा, ईएमआई स्टार्ट करी, ले लिया। अब आप कह रहे हो बिल्डर ने पैसा नहीं दिया इसलिए हम तुम्हारी रजिस्ट्री नहीं करेंगे। अरे भाई, तो उस कस्टमर की क्या गलती है? उसकी तो कुछ कुछ लॉजिक नहीं। वाली बात बिल्कुल। करोगे आप ना। तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हमारे योगी आदित्यनाथ जी बड़े ही कर्मठ और जिज्ञासु चीफ मिनिस्टर हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और सदियों बाद ऐसे चीफ मिनिस्टर आते हैं जी। एक स्टेट में जो चीज़ों को बदल देते हैं। हाँ। नहीं तो यही दिन था कि हमारे एक टाइम पे चीफ मिनिस्टर रहा करते थे जो अतीक अहमद जैसे माफियाओं के कुत्ते से हाथ मिलाया करते थे। सही बात कही, बिल्कुल। वो भी एक समय था। हाँ। वो भी एक समय था जब कहा जाता था कि अरे बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। बहुत सुन के बहुत अजीब लगता है आज हाँ। भी जब देखते थे हाँ, वो बच्चों टाइम। बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। तो उस मिथ को खत्म किया। बहुत सारे मिथ खत्म बहुत किए। सारे। बीजेपी की कुछ चीज़ें मुझे इसलिए ठीक लगती हैं कि अगर किसी एक कम्युनिटी ने वोट नहीं दिया, अगर आपने उसके कुछ गलत चीज़ों के खिलाफ बोला, जी, तो आपका वो नहीं बनेगा, सरकार नहीं बनेगी। इस मिथ को खत्म किया। सर मैंने जहाँ तक सुना है, मुझे ये भी लगता है कि गोरखपुर में आज भी कोई भी संगठन या कोई भी धर्म नहीं देखा जाता है। अगर आज भी दरबार लगता है योगी जी का तो हर धर्म के लोग पहुँचते हैं। हर धर्म के लोग पहुंचते हैं। अभी तो मैं कुछ दिन पहले एक देख रहा था, एक बच्ची थी और अपनी मदर के साथ गई थी, एक मोहम्मदन फैमिली से आते हैं। उस बच्ची ने वहाँ के लखनऊ के सबसे टॉप स्कूल में बोला कि मुझे एडमिशन नहीं मिल रहा है। जी। तो उसका एडमिशन मेरे ख्याल से करवा दिया। उसी से मैं बोला कि तुरंत करवाओ। आगे कितना क्या रिजल्ट नहीं पता, लेकिन उन्होंने तुरंत बोला कि इसका एडमिशन कराओ। तो मैं महाराष्ट्र में था। हाँ। वहाँ पे एक कंपनी है अपनी वीडियोकॉन, ठीक है। वहाँ के वेयर हाउस में SAP इम्प्लीमेंट हो रहा था। ठीक है। तो मैं अपनी टीम के साथ पहुँचा हुआ था। जी। तो वहाँ पे मेरी आदत है, जब मैं किसी दुकान पे, किसी चाय की दुकान में बैठता हूँ, अगर मैं पान खा रहा हूँ, मन किया खाने का, या हाँ। चाय ले रहा हूँ, किसी बिस्किट को ले लिया कि चाय के साथ डुबो के खा लेते हैं यार, जी। भूख लगी है, तो मैं उनसे बात करता हूँ, कम्युनिकेट करता हूँ। ठीक तो है। मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पे अभी कैसा माहौल है? यहाँ पे तो मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मुस्लिम रह रहे हैं। हाँ। बोला सर, जब से शिवसेना आई तब से दोनों खुश हैं। तो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग हुआ, दोनों कैसे खुश हो सकते हैं? हाँ। कहा सर इसलिए खुश हैं, उस समय शिवसेना, जब उसमें बाला साहब जी थे, जी। तो बाला साहब ठाकरे साहब, ये तो बहुत पुरानी बात है। हाँ। तो उस समय हम लोग भी पढ़ाई वढ़ाई करके निकले थे। अच्छा। आपको याद होगा बाला साहब की जिस दिन मृत्यु हुई थी, उस दिन पोंटी चड्ढा के साथ भी इंसिडेंट हुआ, इंसिडेंट हुआ था, सेम डे हुआ था। अच्छा, सेम डे था। मुझे याद है। खैर, तो उसने कहा कि सर यहाँ पे लोग चाकू छुरा जो चलाने वाले लोग होते हैं 15-20 लोग होते हैं, ठीक है। लाखों की संख्या में आबादी है यहाँ पे। हाँ। उस 15-20 के चलते हमेशा कर्फ्यू लगा रहता है। ठीक है। अब जब से शिवसेना यहाँ पे आ गई है, तब से ये चाकू छुरा चलना बंद हो गया। तो अब मुस्लिम कम्युनिटी भी खुश है, क्योंकि वो तो 95% लोग होते हैं जो नहीं चाहते दंगे कराना। चाहते, कोई नहीं और हिंदू कम्युनिटी भी खुश है, वो भी खुश है, दोनों खुश हैं। तो जब एक कोई संगठन या कोई संस्था या फिर कह लीजिए सिस्टम जब स्ट्रांग तरीके से रहता है, क्राइम को नहीं होने देता है, तो 95% जो जनता है वो खुश ही रहती है। ठीक है। जो पूरे वेले हैं, जिनको कोई काम धंधा नहीं है, जिनको बस वही नुकसान करते हैं, वो 4-5% होते हैं, और बाकी 95% जनता 95% लोग उसमें परेशान होते हैं। तो ठीक है, जैसे फिर से वापस इसी मुद्दे पे आते हैं कि नोएडा में जैसे सोसाइटीज़ है, जैसे आपने भी बात करी, बताई, तो इन सोसाइटीज़ में भी अंदर क्या छोटी छोटी राजनीति चलती है? हाँ, बिल्कुल चलती है। छोटी छोटी राजनीति चलती है। मैं उन युवाओं से बस एक ही संदेश देना चाहूँगा कि जब आप फ्लैट अपना कहीं और खरीदते हैं या कहीं और सेट हो जाते हैं, हाँ। तो आपको बड़ा पछतावा होता है, वो मैंने समय क्यों गंवा दिया। आपके पास जीवन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में जो इनोवेटिव चीज़ें वो ऐड करिए। एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा या गाली गलौज करके या कहीं थाने पुलिस में पहुंच के जो समय बर्बाद करते हैं, उस समय को यूटिलाइज करिए। अपने मतलब नॉलेज के एसेट्स को ऐड करिए। बिल्कुल। कुछ नई पढ़ाई करिए, कुछ नया स्किल्स करिए, कुछ पैसे कमाने पे फोकस करिए कि और नया क्या कर सकते हैं। ये आपस की व्हाट्सएप पे झगड़े करना, हर एक मैसेज का रिप्लाई करना, एक दूसरे को ब्लेम करना, अपना दिन डिस्टर्ब करना और ये सोचना मैं तो ऑफिस में था, दिन खराब कर दिया मैं। अरे जाना ही क्यों है वहाँ पे? उसको जितना आप इग्नोर करना चाहेंगे,
इंटरप्रेन्योर बनना चाहेंगे या कुछ नया करना चाहेंगे, आप कर लेंगे। याद रखिए 24 घंटे में 8 घंटा आपको सोना है, 1-2 घंटा आपकी जो डेली की लाइफ है वो करना है। रिमेनिंग टाइम बचा उसमें आप दिन भर व्हाट्सएप पे लग जाइए। आप कभी अपनी फ़ोन की स्क्रीन टाइम उठा के देखिए। मैं देखता हूँ बड़ा काफी हो मुझे गया, बहुत अफ़सोस ज्यादा। होता है कि हाँ, 6.5-7 घंटा डेली का स्क्रीन टाइम होता है लोगों डेली का, का। रोज़ का। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही ये बात एवरेज की है 6 से हाँ, 7 घंटा, 7 घंटे आप फ़ोन की स्क्रीन देख रहे हैं और ये सीरियसली एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट क्या करेगी हमारे लिए। सरकार क्या करेगी, आपस के मुद्दों से ही बाहर नहीं आप निकल पा हमेशा रही है। युवाओं को देखिए, युवाओं को हमेशा समझा के रखना चाहिए कि पहली बात किसी चीज़ को खुद से जज करिए। एक टाइम था, आपको याद होगा जेएनयू में, कि एक नया कंसेप्ट चला था अच्छा, क्या कि चीज़? कंसेप्ट ये था कि जो गवर्नमेंट के खिलाफ बात करे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इन चीज़ को हाँ अप्रिशिएट हाँ किया हाँ, जाता था। जी जी जी। उस चीज़ को बोला था गलत क्या है, ये क्या है, वो क्या है, कोई नक्सली मारा गया, क्यों मारा गया, ऐसा मारा। अरे कुछ खुद से पढ़िए ना, किसी बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करिए। समझने की कोशिश की। कहीं भी अगर हिंसा होती है, चाहे कश्मीर में हो, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, हाँ, चाहे नक्सल हो, चाहे आतंकवादी हो, ये कभी किसी के सगे नहीं होते हैं। बिल्कुल क्यों? क्योंकि ये अपने आप को ऐसा कस्टमाइज़ कर लेते हैं कि मैं कमांडर हूँ, मुझे सैलरी मिल रही है, मुझे लड़ना है, बिल्कुल और सही आप बात। अननेसेसरी उसका सपोर्ट कर रहे हैं। आप याद रखिए कि आप किसी भी शांति वाले एरिया में जाना चाहेंगे, शांति से आप सोना चाहेंगे, आप चाहेंगे मेरा बच्चा, मेरी वाइफ, मेरे हस्बैंड घर से बाहर निकलें तो उसी तरीके से इज्जत के साथ घर वापस आ जाएँ, तो उसके लिए आपको इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। आप एक पुराना एक शेर है कि जब घर से निकला मुँह को छिपाकर कफन में, तो उनको हमसे मिलने की फुर्सत मिली। जब वो वाह घर से निकले थे हाले दिल लेने हमारा, तो रास्ते में उन्हें हमारी मैयत मिली। ये दीवाने की लाश है, ये कह के शहर भर में घुमाया गया। वाह, ये दीवाने की ये लाश लाश है, है, ये कह के शहर भर में घुमाया गया। घुमाया गया। उनको शोहरत खुदा की कसम हमारी बदनामियों की बदौलत मिली। अये, आज ये खेल देखिए कुदरत का, एक ही डाल पे साजे 2 फूल खिले। वाह, एक हमारी कब्र पे आके शर्मिंदा है, दूसरे को उनके जुल्फों की इज्जत मिली। क्या बात है, क्या बात है विवेक जी, तो बहुत कंसर्न ये है कि किसी को बदनाम करके अगर आपको शोहरत मिल रहा है, बहुत बढ़िया। तो वो बड़ा लिमिटेड है, वो बहुत लंबा नहीं चलेगा। नहीं चलेगा बिल्कुल। और फिर अपने आप को आप जस्टिफाई करोगे तो जस्टिफाई कर नहीं पाओगे, और आने वाले चीज़ों पे चीज़ें फिर समाज कहता है कि भाई तुमने क्या गलत किया, सबका हिसाब होता है और यहीं भी होता है। विवेक जी, कितनी कलाएं आपने अंदर छिपा रखी है। कलाएं कुछ नहीं, बस समाज है, समाज चलता रहता है, कारवां चलती रहती हैं, और कोशिश यही करिए कि एक दूसरे का सपोर्ट करिए। सपोर्ट करिए। और जब भी किसी को लगे कि ये बंदा सही है कि गलत है, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक मित्र है, उसको सैफुद्दीन हम लोग प्यार से कहते हैं, मोहम्मदन है वो, आज भी हमारा दोस्त है। हम लोग एक ही थाली में छोले और चावल बहुत साथ में बढ़िया। खाए हैं। हमारे एक मित्र हैं पांडे जी हैं, हम लोग साथ में छोले चावल खाते थे, और हम लोग एक दूसरे का मजाक भी उड़ाते थे कि भाई तू कुछ आज बड़े का कुछ खा के तो नहीं आया, तू साथ में थाली में खा रहा है, तो बोलता अरे मैं नहीं खाता। ये एक अच्छी दोस्ती यारी हाँ, चली, वो होती एक है। दूसरे का हेल्प किया। अब एक दिन मैं बैठा उसके घर पे, तो लैपटॉप पे वो जाकिर नाइक की वीडियो देख रहा था। अच्छा। तो मैंने बोला भाई ये तो आतंकवादी है, हाँ। इसकी क्या वीडियो देख रहा है जाकिर नाइक की, हम्म, ये तो घोषित आतंकवादी है। हम्म, कह रहे ऐसे मत बोलो, उसकी बातें सुनो, ये होती है वो होती है। फिर एक दो चैनल लगाया, पता नहीं कहाँ से कहा, लोकल डिश टीवी से हमें चैनल ये मिलता है, अच्छा। पाकिस्तानी चैनल लगा के। हमने कहा भाई अभी तक थोड़ा सा मुझे ना तुम्हें लेके मेरा कंसेप्ट अभी थोड़ा सा चेंज हो गया। ठीक है। तुम ऐसे आदमी को जो तुम्हारे देश के खिलाफ बातें कर खिलाफ रहा है, बात कर रहा है। तो तुम ऐसे आदमी को सपोर्ट क्यों कर रहे हो? हम्म, तो हर एक युवाओं से, हर एक दोस्तों मित्रों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी सिस्टम को अगर आपको लगता है ये मेरे लिए फ़ायदेमंद है, फलाने के लिए नुकसानदायक है, तो आप ये सोचिए कि कल के डेट में दरवाज़ा आपका भी हो सकता है। हो सकता है, बिल्कुल। वो दरवाज़ा आपका भी हो सकता है, उस दरवाजे पे जी, आपकी भी बदबू आ सकती जी, है। जी। तो ऐसे लोगों से, ऐसे चीज़ों से दूर रहना चाहिए। फरीदाबाद की भी यूनिवर्सिटी थी ना मेडिकल, सारे एमबीबीएस डॉक्टर भरे थे, बैठ के दिल्ली में बम ब्लास्ट करने लगे लोग। हाँ, बिल्कुल। एमबीबीएस डॉक्टर थे सब। एमबीबीएस तो डॉक्टर अरे भाई तुमने एमबीबीएस की पढ़ाई की, तुमने ये नहीं सोचा जो भिखारी देश है पाकिस्तान, पाकिस्तान जैसे भिखारी देश में बैठा हुआ है कमांडर, आपको कमांड दे रहा है, जी। और आप उसके लिए बैठ के काम कर रहे हो, दिल्ली में बम ब्लास्ट कर रहे हो, और आप एमबीबीएस डॉक्टर हैं? मतलब आपने, अगर आपको उसने फाइनेंस भी किया होगा स्टूडेंट लाइफ में ना, तो आदमी जो बच्चे होते हैं जब बड़े होते हैं और लगता है पेरेंट्स कुछ गलत कर रहे हैं या कोई अंकल कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ हो रहा है, तो उनको वो तुरंत एस्केलेट करते नहीं, ये गलत है, हम इसमें आपका साथ नहीं देंगे, बिल्कुल, ये काम आप बिल्कुल। मत करिए। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे विवेक जी आपसे बात करके, और आप लोगों को भी, आपके दिमाग में भी कई सवाल आए होंगे, और मैं कहूँगा कि आप ज़रूर कमेंट करके लिखिएगा, पूछिएगा, जितने सवाल हो सकते हैं। विवेक सिंह जी के साथ में हो, कोई भी आपके सवाल या मेरे से हो, मुझ पे होगा, तो हम लोग ज़रूर आप तक जवाब देंगे। और सब्सक्राइब करो, और इसको जितना हो सकता है आप शेयर करो, ताकि लोगों को सच्चाई पता चले। राजनीतिक, एक हमारे शहर, हमारे भारत, एक राष्ट्र और एक समुदाय और इंसानियत के नाते आपको अच्छा क्या लगता है, क्या बुरा लगता है, आप कैसे अपने देश के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो इन बातों पे आप ध्यान दीजिएगा और बताइएगा कैसा लगा एपिसोड।
विवेक जी, आप हमारे व्यूवर्स के लिए और शो के बारे में क्या कहना चाहेंगे? लास्ट में 2 लाइन। देखिए, मैं आपको जब से जानता हूँ, आप इस चीज़ में पूरी तरीके से अच्छे तरीके से इन्वॉल्व हैं, लोगों को आप मौका देते हैं अपना प्लेटफॉर्म यूज़ करने के लिए। आपके थ्रू लोग मैसेज आगे बढ़ा सकते हैं, युवाओं को आपने बहुत मौका दिया है। मैं तो ये चाहूँगा कि जितने भी हमारे दोस्त यार, जानकार जो भी हैं, वो सब्सक्राइब करें आपके चैनल को, आपका सपोर्ट करें, आपका व्यूज़ बढ़ाएँ, ताकि युवाओं को एक मौका मिले और वो अपनी बातें यहाँ पे कह पाएँ। कह पाए, बिल्कुल। और ये एक जो अपॉर्चुनिटी आप युवाओं को या फिर जो एक्सपीरियंस लोगों को या जो प्रोफेशनल्स को बिल्कुल, आप जो अपॉर्चुनिटी ये दे रहे हो, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। कम से कम अपनी बात रखने के बात लिए, रखने। कि अपने बारे में कुछ आप कहना चाहते हो, समाज के बारे में किसी बात का आपको पेन है, तो आप सोच के बैठे हो, आपको कभी ज़िंदगी में मौका ही नहीं मिला सही बात, कि अपनी बात को आप कह पाओ। कम से कम अगर आपकी हमारी बात प्रधानमंत्री तक पहुँच रही है, राष्ट्रपति तक पहुँच रही है। बिल्कुल 2 बार मौका मिला मुझे मिलने का प्रधानमंत्री जी। से। एक बार वाजपेयी जी के घर मिला था और एक बार सुषमा स्वराज जी का जब कॉन्डोलेंस था वहाँ मिला था। अच्छा जी। तो एक अलग ही ऑरा था उनका, जी। एक अलग ही, जैसे एक होता है ना, एक पॉजिटिव वाइब्स आ रही है किसी के बगल में खड़े होके। हाँ जी। प्रधानमंत्री जी के बगल में खड़े होकर एक पॉजिटिव वाइब्स आ रही है। और मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करूंगा कि यूजीसी जैसे बिलों से कृपया करके इसको किनारा करें और कम से कम जो जरूरतमंद है, जरूरतमंद है। अब मैं अगर आप मुझसे कोई बोले कि अगर प्रधानमंत्री जी से मिलोगे तो तुम क्या उनसे उम्मीद रखोगे, एक सलाह है और एक आपको मैं मतलब एक उम्मीद है आपसे। उम्मीद ये है कि 3 चीज़ों पे ज़रूर काम करिएगा, शुद्ध पानी, शुद्ध हवा, सुरक्षा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ये 3 चीज़ों पे ज़रूर काम करिएगा। और मैं हर एक नेताओं से निवेदन करूंगा कि इस मुद्दे पे ज़रूर डिस्कस करिए जब भी आपको मौका मिले, बिना किसी डर के, बिना किसी लाग लपेट के, कि एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बेटे को रिजर्वेशन क्यों नहीं चाहिए, क्यों चाहिए, एक सांसद के बेटे को रिजर्वेशन क्यों चाहिए, एमएलए के बेटे को रिजर्वेशन क्यों चाहिए, और सुलभ शौचालय में काम करने वाला कोई जनरल कास्ट का बच्चा है तो उसको रिजर्वेशन क्यों नहीं चाहिए। इस पे जरूर आपको ओपनली डिस्कस करना चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया बहुत आपका बहुत मेरे शो पे आने के लिए, और आप लोग प्लीज़ बताइएगा कैसा लगा। तो मिलता हूँ मैं अगले एपिसोड में आपके साथ फिर से एक अच्छे कंटेंट के साथ में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।